आइए आप लोग अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो देखते हैं। मैंने आप लोगों को जिस तरीके से यूरोपीय कंपनी के आगमन, दूसरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब, उनके बारे में बताएं। जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है क्षेत्रीय विस्तार के तहत क्या है पंजाब, मैसूर, अवध, सिंध और मराठा। जो ये जो दोनों टॉपिक है ये है जब आप एनसीईआरटी की तरफ देखेंगे ये है ब्रिटिश साम्राज्य का क्या विस्तार, ब्रिटिश साम्राज्य का क्या विस्तार, यानी का ब्रिटिश का भारत पर विजय के तहत ब्रिटिश का भारत पर विजय की शुरुआती दौर। ये टॉपिक इनको एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कर रखा है, इन दोनों टॉपिक को। लेकिन मैं इनको छांट के रखा हूं कि जो आप लोग को सही से आ सके समझ में। तो यूरोपीय कंपनी का आगमन मैंने बता दिया, मैंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच संघर्षपूर्ण संबंध है मैंने ये बता दिया। मैंने क्षेत्रीय विस्तार में मैं आज पंजाब, मैसूर, अवध, सिंध और मराठा को मैं आज उनको भी मैं खत्म करूंगा। तो आगे आइए, देखिए होता क्या है। जिस तरीके से जब 1453 ईस्वी में एक कुस्तुनतुनिया पर जब मुस्लिम साम्राज्य का नियंत्रण बोलिए या जब मुस्लिम साम्राज्य का नियंत्रण होता है या उसी शब्दों में बोले उनको, जब आक्रमण होता है तो क्या होता है, यूरोपीय कंपनी का जो यूरोपीय है उनका भूमध्य सागर, उनका भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, उनका भूमध्य सागरीय क्षेत्र से क्या होता है, पूर्व के साथ व्यापार क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो जो मैंने किस तरीके से इस टॉपिक को ऐसे पलटा, ये देखिए आप कि 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया का जब मुस्लिम साम्राज्य पर कुस्तुनतुनिया पर जब मुस्लिम साम्राज्य का नियंत्रण होता है या आक्रमण होता है तो यूरोपियों का जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होते हुए जो पूर्व के साथ व्यापार होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। जब ये व्यापार खत्म हो जाता है तो उसी में जो है अन्य सारा यूरोपीय कंट्री जो है किसी और अदर देश की ओर जाता है। उसी में जो है पुर्तगाली जो है वो भारतीय सर आता है और वहां से मिर्च मसाला का व्यापार कर 60 गुना जो है यूरोपीय कंट्री में जो है अपना मुनाफा कमाता है। 60 गुना जो है यूरोपीय कंपनी में यूरोपीय कंट्री में क्या करता है, अपना मुनाफा कमाता है।
इसी मुनाफा को देखते हुए भारतीय स्तर पर अन्य सारे यूरोपीय कंपनी का क्या होता है, एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। किसको देखकर? वास्को डिगामा को देखकर। वास्को डिगामा को देखकर अन्य सारे यूरोपीय कंट्री क्या होता है, भारत जो होता है एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है कि हम भी यहाँ जाए और व्यापार करें। तो उसी संदर्भ में जब अन्य सारे कंपनी का जब आना होता है, जिसमें पुर्तगाली, डच, डेनिश और अंग्रेज और फ्रांसीसी, उन सभी को परास्त करते हुए ये अंग्रेज अपना कंपनी के स्तर पर, भारत स्तर पर सिर्फ और सिर्फ इन सभी को व्यापारिक करने का सिर्फ और सिर्फ अनुदेश रखवाता है, और किलेबंदी और सैनिक रखने का जो है भारतीय स्तर पर ये लोग का, जो पुर्तगाली, डच, डेनिश, अंग्रेज, फ्रांसीसी है, उनको अधिकार नहीं देता है। तो यही है उनका। मैंने पढ़ा कि बंगाल के स्तर पर जिस तरीके से प्लासी का निर्णायक युद्ध होता है और इसके बाद बक्सर युद्ध के बाद जिस तरीके से ये ब्रिटिश कंपनी बंगाल के बाद जो आगे बढ़ता है, तो वही हम बता रहे हैं। क्षेत्रीय विस्तार के तहत जो है पंजाब, मैसूर, अवध, सिंध और मराठा, वही हम टॉपिक लेकर आगे आ रहे हैं। जो पीछे कुछ था आप लोग को थोड़ा रिकॉल करा दी, जिससे आप लोग को ये लगे कि हम किस टॉपिक में हैं। तो इसी को जो एनसीईआरटी है वो कहता है ब्रिटिश साम्राज्यवादी, उसी को क्या कहते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य का क्या विस्तार, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या जो क्षेत्रीय स्तर पर है उन चीज। तो आइए हम देख लेते हैं अब किसके बारे में, पंजाब के बारे में। तो सबसे पहले यदि हम पंजाब के बारे में बात करें तो पंजाब के स्तर पर आप रंजीत सिंह का नाम सुने होंगे। किनका नाम? रंजीत सिंह का। पंजाब के स्तर पर आप रंजीत सिंह का नाम सुने होंगे। ये रंजीत सिंह का जो जन्म होता है वह 13 नवंबर 1780 को, 13 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया किसके यहां? मान सिंह के यहां। रंजीत सिंह का जो जन्म होता है 13 नवंबर 1880 ईस्वी को सुकर चकिया मिसल के मुखिया मान सिंह के यहां होता है। कहा जाता है कि महाराणा रंजीत सिंह जो थे, अंग्रेजों के बीच वह 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि की थी। यही जो रंजीत सिंह है, उन्होंने 25 अप्रैल 9 को उन्होंने ब्रिटिश के साथ अमृतसर की संधि की, जिसके तहत ये दोनों में आपस में ये कहा गया कि आप इस क्षेत्र से इधर नहीं बढ़ सकते और आप इधर नहीं बढ़ सकते। इन दोनों के बीच इस बात की ये पुष्टि की गई। जब हम आगे आते हैं तो आगे उसने 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को भी जीत लेता है। रंजीत सिंह 1819 में जो है मुल्तान, जो रंजीत सिंह है वह 1819 में जो है उन्होंने 1818 में मुल्तान और 19 में कश्मीर, 1819 में 1818 में वह मुल्तान, 1819 में वह कहा कश्मीर और 34 में पेशावर को जीत लेता है। 19 में कश्मीर
और 1834 में हुआ किसको? पेशावर को जीत लेता है। ब्रिटिश कंपनी का आने से पहले कुछ वहां के जो शासक था उनके बारे में बता रहे हैं कि रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को शुक्र मिशन के मुखिया मानसिक यहाँ हुआ था। उन्होंने 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को ब्रिटिश के साथ उन्होंने अमृतसर की संधि की थी और 1818 में उन्होंने मुल्तान, 19 में कश्मीर और 24 उन्होंने पेशावर को भी क्या किया था, उन्होंने जीत लिया था। जब हम आगे बढ़ेंगे आगे होता क्या है, 1798 ईस्वी को अफगानिस्तान का शासन जो था शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। कितने ईस्वी में? 1798 ईस्वी में। आगे होता क्या है, तो 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक कौन? ये 1798 ईस्वी को अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। जमान शाह ने कहां आक्रमण कर दिया? तो पंजाब पर। देखिए आगे, जमान शाह ने कहां आक्रमण कर दिया? पंजाब पर आक्रमण कर दिया। वापस जाते समय उसकी तोपें जो है क्या हुई? चिनाब नदी में गिर गई। जब ये जमान शाह जा रहा था वापस, तो उनकी जो तोपें थे वह कहां गिर गई? चिनाब नदी में गिर गई। जब इस तोपे चिनाब नदी में गिर गई तो यही रंजीत सिंह क्या करता है, उनके तोपे को निकलवा कर सही करके फिर क्या करता है, जमान शाह को सौंप देता है। और जमान शाह इसी चीज से खुश होकर क्या करता है, रंजीत सिंह को वापस जो होता है उस सेवा के बदले जमान शाह ने क्या करता है, उसे लाहौर पर अधिकार करने का अनुमति दे देता है। और उसी ये जो तोप उनको सही करवा के जो उनको भिजवा देता है रंजीत सिंह, उन्हीं चीज से उन्होंने क्या करता है, बहुत प्रभावित होकर उस रंजीत सिंह से जमान शाह ने क्या करता है, लाहौर पर उनके अधिकार का क्या करता है, अनुमति दे देता है। लाहौर पर उनका अधिकार क्या देता है, अनुमति दे देता है। कौन? यही जमान शाह क्या करता है, उनको लाहौर पर अधिकार करने का क्या करता है, अनुमति दे देता है। और तब 1799 में रंजीत सिंह क्या करता है, तत्काल लाहौर पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है। 1799 ईस्वी में वही लाहौर पर 1799 ईस्वी में तत्काल क्या करता है, रंजीत सिंह उस पर अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है? उस पर अधिकार कर लेता है। जब हम आगे पढ़ेंगे कुछ पंजाब के बारे में तो होता क्या है, उसे अपने उन्होंने क्या करता है, उसे किसको, लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। रंजीत सिंह क्या करता है, जो लाहौर है उनको क्या करता है, अपनी राजधानी बनाता है। आगे जब 1799 उसमें उन पर जब अधिकार कर लेता है वो क्या करता है, अपना राजधानी बनाता है। इतना ही नहीं, जमान शाह ने उसे राजा की भी उपाधि दी, लाहौर को अपना सूबेदार भी मान लिया उसको। जमान शाह ने रंजीत सिंह को किसकी, राजा की भी उपाधि दी और लाहौर का उसे क्या मान लिया, सूबेदार भी मान लिया। किसने? जमान शाह ने। तो उन्हीं के तहत होता क्या है, उसने 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से क्या किया, छीन लिया। वही रंजीत सिंह क्या करता है, 1805 में उन्होंने अमृतसर को भी क्या करता है, वह भंगी मिसल से क्या करता है, वह छीन लेता है रंजीत सिंह। जब हम आगे पढ़ेंगे तो पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और
ये जो लाहौर होता है पंजाब की राजनीतिक राजधानी बनता है, और जो ये अमृतसर है वह धार्मिक राजधानी बनता है। आइए आगे, कुछ उनका कर्म है उनके बारे में बता दिया आपको हम। रणजीत सिंह एक युग शासक भी था। उन्होंने ही कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देख सकूं, इसलिए उसने हमारी दूसरी आंख को क्या की, रोशनी ले ली। वही रणजीत सिंह ने ही कहा था। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने हमारी एक आंख इसलिए ले ली, ईश्वर ने हमारी एक आंख इसलिए ले ली ताकि मैं सभी धर्मों को, सभी व्यक्ति को एक निगाह से मैं क्या करूं, देख सकूं। ये रहा उनका कुछ शब्दावली है जो बताना जरूरी है आप लोग के बीच। अफगान अमीर शाहजहां ने, अफगान अमीर जो थे शाहजहां ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान करता है। उसी समय अफगान का शासक जो था शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा प्रदान करता है। कौन? शाह शुजा। आइए जब हम आगे पढ़ते हैं तो ये होता है कि आगे रणजीत सिंह की मृत्यु जो होती है 1839 ईस्वी में हो जाती है। रणजीत सिंह का मृत्यु आगे जो है 1839 ईस्वी में हो जाती है। 1839 ईस्वी में जो है रणजीत सिंह का क्या होता है, आगे मृत्यु हो जाता है। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह का क्या होता है, आगे मृत्यु हो जाती है। इसका उसका पुत्र जो है खड़ग सिंह सिंहासन में बैठता है। रणजीत सिंह के बाद उसका पुत्र जो है, रणजीत सिंह के बाद उसका पुत्र जो है खड़ग सिंह, वह क्या होता है, सिंहासन पर बैठता है। और उसे जो है खड़ग सिंह को जो है अफीम खाने की आदत रहती है, अफीम खाने की आदत रहती है। देखिए कुछ राजा रजवाड़ों के बारे में जानकारी था, मैंने उनको बता रहा हूं। और उसे इसके शासनकाल के दौरान ही श्रीगंज दरबार में दो विरोधी दलों का क्या होता है, संगवालिया सरदार। वही खड़ग सिंह के दरबार में क्या होता है, दो विरोधी दल का निर्माण हो जाता है। दो विरोधी दल का क्या निर्माण हो जाता है। यदि हम पहला बात करें, यदि हम बात करें तो उसमें जो है संगवालिया सरदार में जो थे, जो दो विरोधी दल थे, उनमें जो पहला थे संगवालिया सरदार, उसमें जो पहला थे वह थे आपका चैतन सिंह और अख्तर सिंह। चैतन सिंह, अख्तर सिंह और लहाना सिंह। जो खड़ग सिंह के दरबार में जो दो विरोधी दल जो बन गया था, दो दल बन गया था, वह संगवालिया दल में जो थे वो थे चैतन सिंह, अख्तर सिंह और लहान सिंह। जब हम दूसरी दलों की बात करते हैं उन्हीं में, तो वे थे बंधुओं, जिसमें थे
और डोगरा बंधु, ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह। दूसरा थे उसमें से सुचेत सिंह, बंधुओं में जो थे, जो बंधुओं वाले गुट थे, उसमें से सुचेत सिंह, ध्यान सिंह, सुचेत सिंह, ध्यान सिंह, और इन दोनों ने मिलकर पंजाब में क्या किया था, अराजकता फैला दिया था। ये दोनों दलों ने क्या किया था, पंजाब में जो है, पंजाब के स्तर पर क्या किया, उन्होंने अराजकता फैला दिया था। देखिए अब ब्रिटिश कंपनी कैसे उस पर अपना नियंत्रण करता है। जब बंधुओं में ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई, जब हम उन्हीं को देखते हुए, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी तो था ही पहले से लगा हुआ क्या पंजाब के स्तर पर, कि पंजाब की उपजाऊ भूमि और उर्वरा भूमि में अंग्रेजों की नजर लगी हुई थी पहले से ही। जो पंजाब की जो उपजाऊ भूमि और उर्वर भूमि थी, उन पर तो अंग्रेजों का नजर पहले से ही लगी हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने पंजाब के साथ, रणजीत सिंह के साथ, उन्होंने 1809 ईस्वी में अमृतसर का संधि कर लिया था। उन्होंने 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को उन्होंने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर का संधि उन्होंने कर लिया था। तो वह इस फिलहाल में ही था कि कोई ऐसा मौका मिले जब उन्हीं समय में बंधु ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रधानता के कारण पंजाब में अराजकता फैल जाती है, तो पंजाब की उपजाऊ और उर्वरा भूमि में अंग्रेजों की नजर लगी हुई थी। इस पर नियंत्रण के माध्यम से वे खदान संसाधन, इस पंजाब पे नियंत्रण के माध्यम से जो ब्रिटिश कंपनी थे, वह खदान संसाधन के साथ साथ लड़ाकू मानव संसाधन पर भी नियंत्रण करना चाहता था, और साथ ही साथ उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए उस पर नियंत्रण जरूरी था। इसी कारण पंजाब की नजर पड़ी किस पर, अंग्रेजों को। देखिए इस पर नियंत्रण के माध्यम से वे जो अनशराब खदान संसाधन के साथ साथ लड़ाकू मानव संसाधन पर भी नियंत्रण करना चाहता था, कौन, अंग्रेज। और साथ ही उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए इन पर नियंत्रण जरूरी था। इन्हीं कारण पंजाब पर उनकी क्या पड़ी, नजर पड़ी। इन्हीं कारण जो है, जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, तो कुछ क्षेत्र इसमें अंग्रेजों को मिला। जो सी कालखंड है वह है आपका 45 से 86। उसका जो नेतृत्व करता, जो सेनानायक था, वह था लॉर्ड गफ। कौन था, लॉर्ड गफ था। जब सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ, तो वह होता है 48 से 49 के बीच। 1848 से 49 के बीच, ये दो आंग्ल सिख युद्ध के बाद अंग्रेज क्या करता है, पंजाब को अपने अधीन कर लेता है। आइए कुछ आगे देख लेते हैं पंजाब के बारे में। सिख सेना का नेतृत्व किया था किसने, शेर सिंह। यह युद्ध अनित समाप्त हुआ था उस समय, और इस युद्ध के समय भारत गवर्नर जो था लॉर्ड डलहौजी था। जब चिलियावाड़ा का युद्ध हुआ था उस समय महाराणा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य का अंतिम शासक भी रहता है। महाराणा जो महाराजा दिलीप सिंह थे, वह सिख साम्राज्य क्या होता है, अंतिम शासक भी रहता है। महाराजा दिलीप सिंह, जो महाराजा
दिलीप सिंह होता है वह सिख साम्राज्य का अंतिम शासक भी यही रहता है। कौन? महाराजा दिलीप सिंह। जब हम आगे पढ़े, उन्होंने 1843 से 49 तक शासन किया। उन्होंने 1843 से उन्होंने 49 तक शासन किया। कौन? दिलीप सिंह। जब हम आगे पढ़ते हैं, दिलीप सिंह सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लेता है आगे। वही दिलीप सिंह जो है आगे सिख धर्म को छोड़कर क्या करता है? वो ईसाई धर्म को अपना लेता है। जब हम आगे पढ़ेंगे कि वह रूस की भी यात्रा करता है और इसका निधन जो 1893 में पेरिस में फ्रांस में होता है। वह जो दिलीप सिंह है वह रूस का भी यात्रा करता है और उसकी जो मृत्यु है वह 1893 ईस्वी को जो है कहां पर? पेरिस फ्रांस में हो जाता है और इसकी अंत्येष्टि को जो है इंग्लैंड में लाई जाती है। उनकी जो मृत्यु 1893 में फ्रांस में होती है और इसकी अंत्येष्टि को जो है वह कहां? इंग्लैंड लाया जाता है। इसी के तहत जो है पंजाब की ब्रिटिश साम्राज्य की विजय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पसंद करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद गठन किया था। जब पंजाब पर ब्रिटिश का नियंत्रण स्थापित हो गया, जब पंजाब पर ब्रिटिश का नियंत्रण स्थापित हो गया तो लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या किया? शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद गठन किया। लॉर्ड डलहौजी ने 3 लोगों की एक परिषद क्या किया? 3 लोगों का एक परिषद गठित किया। किसने? लॉर्ड डलहौजी में। कितने ईस्वी में? तो 1849 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1849 ईस्वी में। और उस समय जिसमें सर हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता, जो ये 3 लोगों की जो गठित कमिटी थी उनमें पहला जो था जो अध्यक्षता उस समय किया था वह था कौन? सर हेनरी लॉरेंस। सर हेनरी लॉरेंस। और जो सेकेंड स्तर का जो वो क्या किया था? ये अध्यक्षता किया था उसका। ये क्या किया था? वह अध्यक्षता किया था। और जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रीनविले। जॉन लॉरेंस और तीसरा चार्ल्स ग्रीनवे। ये 3 आदमी था। जब पंजाब पर जब ब्रिटिश शासन का जो नियंत्रण स्थापित हो गया तो डलहौजी ने 1849 ईस्वी में 3 लोगों की एक कमिटी, एक परिषद गठित किया, जिसकी अध्यक्षता जो की थी वह सर हेनरी लॉरेंस और जो अन्य 2 व्यक्ति और थे, इसमें जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रीनवे थे। कहा जाता है कि पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य की विजय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें अध्यक्षता किया था सर हेनरी लॉरेंस और 2 अन्य सदस्य थे जिसका नाम है जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले के रूप में नियुक्त किया गया था।
अब हम आगे पढ़ते हैं। इसी के तहत यहाँ पर पंजाब का जो है, ब्रिटिश का जो है पंजाब यहाँ पर खत्म हुआ, क्षेत्रीय राज्य में जो है पंजाब खत्म हुआ। अब हम आते हैं मैसूर के तहत। मैसूर कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य के कमजोर होते ही अनेक क्षेत्रीय जो समस्या सामने आ गई। मुगल साम्राज्य कमजोर होते ही अनेक क्या क्षेत्रीय समस्या सामने आने लगी। अनेक क्षेत्रीय समस्या सामने आने लगी। जैसे ही मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ तो अन्य सारा क्षेत्रीय समस्या क्या हुआ, आने लगी। हुआ क्या कि जिसमें मराठा मैसूर निजाम आदि प्रमुख है। मैसूर पर ब्रिटिश कंपनी का नियंत्रण को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा यह रहा कि मैसूर की जो भौगोलिक अवस्थिति ऐसी थी, जो मैसूर है उनकी भौगोलिक अवस्थिति ऐसी थी, मैसूर की जो भौगोलिक अवस्थिति ऐसी थी कि दक्षिण की सभी शक्तियां इसको बनाए रखने के बल दे रहे थे। मैसूर की भौगोलिक अवस्थिति ऐसी थी कि दक्षिण की सभी शक्तियां इसको क्या बनाए रखना चाहती थी। देखिए, जब ब्रिटिश कंपनी का जब मैसूर पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है तो उस समय मैसूर की भौगोलिक अवस्थिति ऐसी होती है कि दक्षिण की सभी शक्तियां जो है क्या करता है, इसको बनाए रखना चाहती है। जब हम आगे देखेंगे, उस समय मद्रास के ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य यह था कि महल शक्तिशाली बना रहे। उस समय मद्रास के ब्रिटिश सरकार का यह उद्देश्य था कि मैसूर शक्तिशाली बना रहे। मैसूर को लेकर उसी समय यदि हम बात करें, ताकि मराठा उसकी सीमाओं तक ना पहुंच सके। जो मद्रास की जो ब्रिटिश सरकार था, उनका यह उद्देश्य था कि मैसूर शक्तिशाली बना रहे ताकि मराठों उनकी सीमा तक नहीं पहुंच सके। देखिए, हर एक को लेकर, मैसूर को लेकर सबका अपना अपना उद्देश्य क्या था, ये देखिए आप। मराठा भी मैसूर को इसलिए शक्तिशाली देना चाहते थे कि अंग्रेज केवल समुद्र तक ही सीमित रहे। देखिए कितना लाजवाब है हिस्ट्री। और मराठा भी ये चाहता था, जो मराठा है वह भी ये चाहता था कि मैसूर शक्तिशाली रहे ताकि जो अंग्रेज है वह समुद्र तक ही क्या रहे, सीमित रहे। देखिए, मद्रास ब्रिटिश सरकार का मानना यह था कि मैसूर शक्तिशाली इसीलिए रहे कि जो मराठा है वह वहां तक ना पहुंच सके
और जो मराठा था उनका यह मानना था कि मैसूर शक्तिशाली तब तक रहे क्योंकि अंग्रेज जो है वह समुद्र तट तक ही सीमित रहे। तो मैसूर को लेकर सब होता था कि वह शक्तिशाली बना रहे, आगे मराठे भी उसकी सीमाओं तक पहुंच सके। कौन? मराठा भी मैसूर इसी मानना चाहते थे कि अंग्रेज केवल जो है समुद्र तट तक ही सीमित रहे। जो आगे निजाम थे, निजाम का लक्ष्य था कि न कंपनी और न महल शक्तिशाली बने। सिर्फ और सिर्फ निजाम ही ऐसा था, उनका यह मानना था कि न कंपनी और न कौन मैसूर शक्तिशाली हो, लेकिन मैसूर का वर्चस्व बना रहे ताकि कंपनी जो है यहां तक ना पहुंच पाए और ये समुद्र तट तक ही सीमित रहे। निजाम का यह मानना था। ब्रिटिश का था कि मैसूर इतनी शक्तिशाली हो कि खतरा पैदा करे, कि इतनी खतरा पैदा न करे, अतः मैसूर का रहना क्या है, उचित है। ब्रिटिश का भी मानना था कि मैसूर रहना क्या है, उचित है। और इन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठाकर हैदर अली ने, देखिए किस तरीके से एक कहानी का हिस्ट्री कितना लाजवाब है। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कितना लाजवाब है। मुगल साम्राज्य को कमजोर होते ही अनेक क्षेत्रीय समस्या सामने आती है, जिसमें मराठा, मैसूर, निजाम आदि प्रमुख है। मैसूर की भौगोलिक अवस्थिति ऐसी थी कि दक्षिण की सभी शक्तियां इसको बनाए रखने को क्या क्या दे रहे थे, बल दे रहे थे। और उस समय मद्रास की ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य यह था कि मैसूर जो है वह शक्तिशाली बना रहे ताकि मराठे उसकी सीमाओं तक पहुंच न सके। और मराठा भी मैसूर को इसलिए शक्तिशाली देखना चाहते थे कि अंग्रेज केवल और केवल समुद्र तक ही सीमित रहे। और आगे निजाम का भी यह लक्ष्य था कि मैसूर इसलिए शक्तिशाली बना रहे ताकि कंपनी जो है उसके क्षेत्र तक न पहुंच पाए। तो ब्रिटिश का भी मानना यही था कि क्या हो, मैसूर जो है वह शक्तिशाली बना रहे। जब हम आगे पढ़ेंगे कि इन्हीं परिस्थिति को देखते हुए, इन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठाकर हैदर अली ने एक सैनिक से आगे बढ़कर एक शासक की भूमिका निभाता है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए जो हैदर अली है, एक सैनिक से आगे बढ़ते हुए, एक सैनिक से आगे बढ़ते हुए एक शासक का भूमिका निभाता है। एक शासक का भूमिका, क्योंकि हर एक जो दक्षिण के जो शक्तिशाली थे, अंशा जो मैसूर, यदि हम पेशवा की बात करें, मराठा की बात करें, यदि हम ब्रिटिश कंपनी की, मद्रास ब्रिटिश कंपनी की बात करें, तो सबका मानना यह था कि मैसूर जो है वह टिका रहे। और ब्रिटिश का भी मानना था कि मैसूर क्या रहे, शक्तिशाली बना रहे। तो इन्हीं को देखते हुए हैदर अली ने क्या किया, एक सैनिक से आगे बढ़ते हुए एक शासक का भूमिका निभाता है। और 1761 ईस्वी में मैसूर सत्ता को क्या करता है, अपने हाथों में ले लेता है। वही हैदर अली कितने ईस्वी में, 1761 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में मैसूर की सत्ता को अपने हाथों में ले लेता है। देखिए इन्हीं वही हैदर अली सैनिक से आगे बढ़ते हुए एक शासक का भूमिका निभाता है और 1761 ईस्वी में मैसूर की सत्ता को क्या करता है, अपने हाथों में ले लेता है। जब हम मैसूर के बारे में पढ़ेंगे तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है, जब हम मैसूर के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जो प्रथम आंग्ल
जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 67 से लेकर 69 के बीच में होता है। 1767 से लेकर 69 के बीच जो उसका कालखंड है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का, इस युद्ध में हैदर अली क्या होती है, विजय होती है। और इस समय जो अंग्रेज गवर्नर होता है वह कौन होता है, वेरेल्ट होता है। उस समय प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है, हैदर अली विजयी होता है। और उस समय जो ब्रिटिश स्तर पर जो सेनानायक होता है वेरेल्ट, जो वेरेल्ट ये होता है ब्रिटिश सेनानायक। ब्रिटिश सेनानायक उसकी क्या होती है, उस समय हार होती है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। तब यह युद्ध 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त की जाती है। तब यह युद्ध प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जब इसमें हैदर अली की विजय होती है और वेरेल्ट का क्या होता है, पराजय होता है, तब 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि से क्या होता है, ये समाप्त होता है। 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को वह किस संधि के तहत, मद्रास की संधि के तहत क्या होता है, समाप्त होता है। मद्रास के संधि के तहत क्या होता है, समाप्त होता है। देखिए आगे, जब हम आगे पढ़ते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये जो होता है 1780 से लेकर 84 के बीच में, दूसरा कालखंड है 1780 से लेकर 84 के बीच में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या होता है, एक मोर्चा बनाया। इस तरह से 80 से 84 के बीच में क्या होता है, हैदर अली क्या होता है, जो हैदर अली रहता है वह क्या करता है, निजाम और मराठा को मिला त्रिगुट बनाता है। कौन, ये हैदर अली। निजाम और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया और 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और 1780 ईस्वी में हैदर अली ने क्या किया, कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है। आइए आगे, और कर्नल वेरी के अधीन सेना को हराकर आकाट पर भी क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। उस समय में कर्नल वेली के अधीन, उस समय कर्नल बेरी को पराजित कर आकाट पे क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। आगे देखिए, इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुंडो की सेना को पेरू नामक स्थान पर क्या करता है, हराता है। उसी समय टीपू सुल्तान आगे लड़की सेना को पेल्लूर में हराता है। पेल्लूर में क्या करता है, हराता है। जब हम आगे पढ़ेंगे 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से होता है। 1781 ईस्वी में 1781 ईस्वी में अंग्रेज जनरल आयरकुट
1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज गवर्नर किससे होता है? आयरकूट से होता है 1781 ईस्वी में। जब हम आगे पढ़ेंगे, दिसंबर 1 जुलाई 1781 को पेलुरु तथा सोलिंगपुर में हैदर अली को क्या करता है? वह परास्त करता है। कौन? आयरकूट। 1 जुलाई 1781 ईस्वी को 1 जुलाई 1781 ईस्वी को वह पेलुरु तथा सोलिंगपुर में हैदर अली को क्या करता है? परास्त करता है। 1 जुलाई 1781 ईस्वी को 1 जुलाई 1781 ईस्वी को वह हैदर अली को कहां पे? पेल्लीपुर और सोलिंगुर, पेल्लूपुर और सोलिंगुर, यहां पर क्या करता है? उसको, हैदर अली को ब्रिटिश क्या करता है? पराजित करता है। किसके समय? आयरकूट के समय। क्या करता है? पराजित करता है। जब हम आगे पढ़ेंगे, दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के विरुद्ध क्या करता है? संघर्ष जारी रखता है। दिसंबर 1782 ईस्वी में क्या होता है? आगे हैदर अली क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। दिसंबर 1782 को क्या होता है? हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और आगे उसका जो कार्यभार है वह कौन संभालता है? टीपू सुल्तान। जो आगे उसका कार्यभार संभालता है वह कौन संभालता है? टीपू सुल्तान। यही टीपू सुल्तान द्वितीय में युद्ध का सामना होता है किसके साथ? टीपू सुल्तान के साथ। वही टीपू सुल्तान आगे श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाता है। यही टीपू सुल्तान किसको? श्री रंगपट्टनम को अपना राजधानी बनाता है। जब हम आगे पढ़ेंगे, जहां वह क्या करता है? जैकोबिन क्लब का स्थापना करता है। यही श्रीरंगपट्टनम में क्या करता है? जैकोबिन क्लब का स्थापना करता है। पहले ये देख लीजिए जैकोबिन क्लब है क्या। जैकोबिन क्लब का क्या करता है? श्रीरंगपट्टनम में स्थापना करता है। देखिए, जैकोबिन क्लब जो है जो जैकोबिन क्लब है वह मैसूर का जैकोबिन क्लब भारत में गठित होने वाला प्रथम क्रांतिकारी रिपब्लिकन संगठन था। जो जैकोबिन क्लब है वह भारत में मैसूर स्तर पर, यह मैसूर में भारत में गठित होने वाला प्रथम क्रांतिकारी रिपब्लिकन क्या होता है? यह संगठन होता है। जब हम आगे पढ़ते हैं, इसकी स्थापना 1794 ईस्वी को फ्रांसीसी रिपब्लिकन द्वारा किया गया था टीपू सुल्तान के सहयोग से। इसकी जो स्थापना होती है 1794 ईस्वी को, कितने ईस्वी को? 1794 ईस्वी को फ्रांसीसी रिपब्लिकन द्वारा
किया, फ्रांसीसी रिपब्लिक सहयोग के द्वारा टीपू सुल्तान सहयोग किया था। जो इनकी स्थापना जो है 1794 ईस्वी को फ्रांसीसी रिपब्लिकन द्वारा टीपू सुल्तान के सहयोग से किया जाता है। ये जैकोबियन क्लब एक चर्चा का बीच में आ गया, ये इनका नाम, तो उनके बारे में बता दिए कि यही क्योंकि होता क्या है, जो मैसूर का जो जैकोबियन क्लब होता है, भारत में होने वाला ये प्रथम क्रांतिकारी संगठन भी होता है। और इतना ही नहीं, इसकी स्थापना जो होता है 1794 ईस्वी को फ्रांसीसी रिपब्लिकन द्वारा किया गया था, और टीपू के सहयोग से इसी का नाम फ्रांस में क्या बना, जैकोबियन क्लब के नाम पर रखा गया। उन्हीं का नाम जो है फ्रांस में क्या रखा गया, जैकोबियन क्लब के नाम पर रखा गया। आगे टीपू ने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का भी क्या होता है, प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। आगे जो है, जो टीपू है, उन्होंने जो मैत्री संबंध का जो उन्होंने वृक्ष रोपा, वह फ्रांस के साथ, और उन्होंने किया मैसूर को फ्रांस के साथ उन्होंने मैत्री किया। टीपू की मित्रता जो है आगे अंग्रेज के विरुद्ध, ये टीपू का जो मित्रता होती है, ये टीपू का जो मित्रता रहती है, वह अंग्रेज के विरुद्ध जो होता है, वह फ्रांस तो रहता ही है। जो सेकेंड स्तर पर होता है, वो अब कौन होता है, ईरान, कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान, ईरान, कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान और इस्तांबुल। और जो पांचवा स्तर पर जो होता है, वह कौन होता है, अभी जो है वह कौन है, इस्तांबुल। कौन, इस्तांबुल। टीपू का जो मैत्री संबंध का जो वृक्ष रोपता है, वह फ्रांस के साथ। टीपू मैसूर का जो संबंध जो वृक्ष रोपता है, वह फ्रांस के साथ। टीपू की जो मित्रता रहती है अंग्रेज के विरुद्ध, वह रहता है फ्रांस, ईरान, कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान और वर्तमान जो है इस्तांबुल अभी का, तो इनके साथ रहता है। उन्होंने क्या करता है, अपने दूतमंडल भेजता था, वहां पर आधुनिक रीति पर क्या होता है, दूतावासों की भी स्थापना करता है। इस जगह पर उन्होंने फ्रांस, ईरान, कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान और इस्तांबुल, इन जगह पर वह क्या करता है, आधुनिक तरीके जो अभी का समय है, उस समय के काल में उन्होंने क्या करता है, वहां पर दूतावास की भी क्या करता है, उन्होंने कारोबार करता है। जब आगे पढ़ेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें, तो 1790 से 92 के बीच हुआ था। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, वह 90 से 92 के बीच, 90 से 92 के बीच हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। जब हम आगे पढ़ेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, होता क्या है, वहां पर उस समय जो होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि जो होता है मार्च 1792 द्वारा हुआ, और इस संधि में अंग्रेज की ओर से कर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। उस युद्ध में जो है अंग्रेज की ओर से कर्नवालिस और मैसूर की तरफ से जो है टीपू सुल्तान। इस युद्ध में जो है मैसूर के युद्ध से जो होता है, मैसूर तरफ से क्या होता है, कौन होता है, टीपू, और अंग्रेज की ओर से कौन होता है, अंग्रेज की ओर से कौन होता है, उस कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस। जो संधि होता है तृतीय मैसूर संधि होता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो होता है मार्च में होता है। कब, श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब, मार्च कितने ईस्वी में, 1792 ईस्वी को होता है, मार्च
92 को मार्च 1792 को होता है कौन? श्रीरंगपट्टनम की संधि। इस युद्ध में जो है मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान और अंग्रेज की तरफ से कौन होता है? लॉर्ड कर्नवालिस रहता है। जब हम आगे पढ़ेंगे कि इस संधि में अंग्रेज की ओर से कर्नवालिस और मैसूर की तरफ से कौन होता है? टीपू सुल्तान। आगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी होता है 1799 ईस्वी में। आगे जब हम पढ़ेंगे तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। एक होता है कौन? फिर लास्ट में कौन होता हुआ? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वह होता है कब? 1799 में। और 4 आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद क्या होता है? अंग्रेज मैसूर को जो है अपने अधीन करता है। जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 ईस्वी को होता है। और उस समय टीपू अंग्रेज से लड़ते हुए क्या होता है? मारा जाता है। उस समय टीपू जो होता है, टीपू जो है वह अंग्रेज से लड़ते समय क्या होता है? मारा। उसमें टीपू जो होता है वह क्या होता है? अंग्रेज से लड़ते समय क्या होता है? वो मारा जाता है। इसे कुल सदस्यों को अंग्रेज ने बेल्लोर में कैद कर लेता है। जो टीपू का जो कुछ सदस्य बजाता है उनको क्या करता है? टीपू के कुछ सदस्यों को जो उसका सहयोगी रहता है उनको अंग्रेज क्या करता है? वेल्लूर में क्या करता है? उसको कैद कर लेता है। वेल्लूर में कैद कर लेता है। उसके कुछ सदस्यों को क्या करता है? टीपू कुछ सदस्यों को क्या करता है? अंग्रेज वेल्लूर नामक स्थान पर क्या करता है? उसको कैद कर लेता है कुछ सदस्यों को। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का जो है वेलेजली और स्टुअर्ट, अंग्रेजी सेना का वेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। उस समय अंग्रेजी सेना का जो है स्टुअर्ट वेलेजली के समय कालखंड में, उस समय जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था वह कौन? स्टुअर्ट कौन? स्टुअर्ट किसके समय? वेलेजली उस समय था उसके समय। तो ये हो गया चतुर्थ अंग मैसूर युद्ध। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को जो है किसका? मार्क्सविस का उपाधि प्रदान की। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः, उस समय युद्ध के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? मैसूर की गद्दी पर पुनः आडियार वंश के एक बालक, उस समय युद्ध के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? तुरंत उस समय युद्ध के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? तुरंत आडियार वंश के एक बालक, आडियार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया। किसको? कृष्णराज को गद्दी पर बैठा दिया और उनसे कनारा, कोयम्बटूर और उनसे कनाडा, कोयम्बटूर, कौन कौन जगह? कनारा, उनसे कनारा, कोयम्बटूर और उसके साथ साथ श्रीरंगपट्टनम को भी अपने राज में मिला लेता है अंग्रेज। और श्रीरंगपट्टनम को भी अपने राज में क्या करता है? मिला लेता है। आगे आइए। आप नाम सुने होंगे, कुछ ऐसी कालखंड है। बेगम समरू का नाम आप सुने होंगे। 1750 से 1836 ईस्वी के स्तर पर एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरघाना में कराया गया था। बेगम समरू जो थे उनका पति एक यूरोपीय वाल्टर रोनाहोल्ट सोमरे थे। इन्होंने कई रियासत के
सैन्य सेवा प्रदान की थी और सामरे को बंगाल का नवाब नवाज खान ने सरहानपुर के रुहेला सरदार जब्ता खां को हराने के प्रमुख भूमिका के कारण शाहजहां की जागीर प्रदान की थी और अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू ने शाहजहां की क्या बनी थी, शासिका बनी थी। ये प्रथम क्या था, यूरोपीय थे। उनके बारे में सिर्फ मुंह से ही बोल दिए, बुट बताना जरूरी नहीं था। ये आउट ऑफ सिलेबस था, कुछ ऐसी पॉइंट। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर हमने मैसूर के 4 आंग्ल युद्ध भी खत्म कर दिए और मैसूर पर भी क्या होता, जब देखिए बंगाल के साथ साथ ब्रिटिश कंपनी का जो विजय नीति होता है वो बंगाल मैंने पंजाब में दो आंग्ल सिख युद्ध और मैसूर में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेज क्या करते हैं, उस शब्द को दबाता है। अब मैसूर के बाद हम क्या पढ़ेंगे, मराठा। क्या पढ़ेंगे हम, मराठा। तो आइए मराठा के बारे में कहा जाता है कि यही मराठा है जिनको अंग्रेजों को जो है काफी उनके साथ झेलना पड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा विरोध जो किया भारतीय स्तर पर अंग्रेजों को झेलना पड़ा वो मराठा से ही झेलना पड़ा। तो ये मराठा कहता है मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद बंगाल, मैसूर, हैदराबाद, मराठा जैसी प्रमुख शक्तियां क्या हुई, सामने आई। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद जो है क्या होता है, बंगाल, मैसूर, हैदराबाद और मराठा, बंगाल, मैसूर, हैदराबाद और मराठा जैसी शक्तियां जो होता है, मराठा जैसी शक्तियां क्या हुई, सामने आई। कहा जाता है कि बंगाल, मैसूर, हैदराबाद और मराठा जैसी जो शक्तियां जी है वह सामने कब आई, जब मुगल साम्राज्य क्या हो गया, जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया। तो जब मुगल साम्राज्य का विघटन मानिए या वह कमजोर पड़ गया तो क्या हुआ, यही सारी शक्तियां क्या हुआ, सामने आई। वह दूसरी तरफ यूरोपीय कंपनी की प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज सफल रहे। जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गई तो दूसरी तरफ क्या होता है, यूरोपीय कंपनी की प्रतिस्पर्धा में, यूरोपीय कंपनी के प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज आगे निकल गए। अंग्रेज जो है वह क्या हुआ, सफल हुए। जब हम आगे पढ़ते हैं मराठा का स्तर पर, अतः ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना करने के लिए इन क्षेत्रों को पारित करना क्या था, आवश्यक था। अतः ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए क्या करना था, इन मराठों पर नियंत्रण स्थापित करना क्या था, जरूरी था। क्या कारण था कि ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना करने के लिए इन क्षेत्रों पर यानी मराठा को पारित करना क्या था, आवश्यक था। और मराठों पर अपना नियंत्रण एक कारण था कि ब्रिटिश को समुद्री क्षेत्रों पर अपना व्यापार करने की आवश्यकता और उनके साथ साथ कपास के व्यापार पर भी प्रभावी नियंत्रण रखना क्या था, जरूरी था। इन मराठों को पारित करना जरूरी इसलिए था कि जो समुद्री व्यापार थे, जो समुद्री व्यापार थे उन पर नियंत्रण करना। और जो दूसरा कारण था कपास के व्यापार पर, कपास के व्यापार पर भी नियंत्रण करना, अपने अधिकार में करना। तो यही दोनों कारण से क्या होता है, मराठा पर जो है ब्रिटिश कंपनी को नियंत्रण स्थापित करना क्या होता है, जरूरी हो जाता है कि मराठा को क्या करे, अपना नियंत्रण में ले ले। तो मराठा पर अपना नियंत्रण एक कारण था, समुद्री क्षेत्रों पर व्यापार करने की आवश्यकता तथा साथ ही साथ कपास के व्यापार पर भी प्रभावी नियंत्रण रखना जरूरी था। इन्हीं लाभों के लिए मराठा चुनौती को समाप्त करना उचित समझा ब्रिटिश कंपनी ने। जब आप प्रथम मराठा युद्ध जब देखेंगे, जब तो उन्हीं को लेकर क्या होता है,
प्रथम अंग जो मराठा युद्ध होता है, जो उनका कालखंड है, वह होता है 1775 से लेकर 82 के बीच में। 1775 से लेकर 1782 के बीच में। जो प्रथम अंग मराठा युद्ध होता है, वो होता है 1775 से लेकर 82 के बीच में। होता क्या है कि उसी समय मराठा संघ के प्रमुख जो होता क्या है, उसी समय में होता क्या है, उसी समय में मराठा संघ के जो प्रमुख होता है, युद्ध होने के कारण क्या होता है, उसी समय जो महासंघ के जो प्रमुख पद पर जो पेशवा होता है, उनके लेकर मराठों के बीच क्या होता है, संघर्ष छिड़ता है। उसी समय महासंघ की जो प्रमुख जो पेशवा होता है, उनको लेकर जो है मराठा में संघर्ष होता है आपस में ही। तो इन्हीं में क्या होता है, और ब्रिटिश हस्तक्षेप करने का क्या होता है उसी समय, जब उसी समय मराठा को संघ के प्रमुख यानी पेशवा को लेकर मराठा को बीच संघर्ष होता है, तो उसी समय ब्रिटिश को मौका मिल जाता है कि उनमें क्या करे, हस्तक्षेप करे। उसी समय ब्रिटिश को मौका मिल जाता है वह क्या करे, मराठों के बीच में क्या करे, वह हस्तक्षेप करे और मराठों को अपने नियंत्रण में ले, जो उनका एक भूल साबित होता है उस समय। उस समय में क्या होता है, रघुनाथ राव पेशवा बनने में सफल नहीं होता है। उस समय में क्या होता है, जब मराठों के बीच पेशवा को लेकर बीच में क्या होता है, आपस में संघर्ष होता है, तो उस समय में जो रघुनाथ राव होता है, जो रघुनाथ राव होता है, वह पेशवा बनने में क्या होता है, सफल नहीं होता है। और वह क्या करता है, भाग के कहां आता है, अंग्रेजों के संरक्षण में आता है। वह क्या होता है, अंग्रेजों के पास आता है। जब यह अंग्रेजों के पास आता है, तो अंग्रेजों ने क्या करता है, उसके साथ सूरत की संधि कर लेता है। किससे, रघुनाथ राव से। तो अंग्रेजों ने क्या करता है, उससे सूरत का संधि कर लेता है। देखिए इतिहास खंड का कैसे चलता है, इतिहास का एक कालखंड, किस तरीके से ब्रिटिश कंपनी ने व्यापारिक कंपनी के साथ साथ बंगाल के स्तर पर आते हुए, बंगाल को लूट करते हुए पंजाब, मैसूर, अवध, सिंध, मराठा सब जगह अपना नियंत्रण स्थापित करता। उसी समय में पिट्स इंडिया एक लाया जाता है और कहता है कि देशी रियासतों को अपने नियंत्रण को लेना हम छोड़ना। इसी समय में जो इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री होता है, वह होता है पिट। उन्होंने ये नोटिस निकालता है। देखिए आगे पढ़ेंगे उनके बारे में, बहुत लाजवाब है। आप एनसीईआरटी का जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारा चीज दिया हुआ है, बहुत छोटी छोटी चीज आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा अगर आप पढ़ोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे निकाल देगा, न तो सिर्फ और सिर्फ यूरोपीय कंपनी का आगमन यूं करके निकल जाएगा। आपको जो क्षेत्रीय राज्य विस्तार में आपको कुछ पंजाब के बारे में कुछ मैसूर बता देगा, लेकिन आपको जो डीपली नॉलेज है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोग देखिए, अभी जो प्रीलिम्स रिजल्ट बता रहे हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि हमें लगे कि हमारा जो व्यूअर है ज्यादा बढ़ गया, तो हम आप लोग को मेंस के लिए इतना लाजवाब लाएंगे। मेंस के लिए आप मेरी मानो, हमारे अनुभव एक स्तर में नहीं, उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस और यूपीएससी, और इतना ही नहीं, अभी सर्विस में मतलब हर एक जगह का मेरा जो अनुभव है मैं आप लोग की साझा करूंगा। इतना से लेकर मैं अपनी क्लास को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।